अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इब्राहिम कुंबर। नाज़रीन, जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा का केस अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचना चाहता है। जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा नज़रसानी पटिशन का इम्कान है कि कल फैसला हो जाए। नज़रसानी पटिशन मंजूर होती है, नज़रसानी पटिशन रिजेक्ट होती है। जस्टिस उमरता बंदयाल की सरबराही में 10 रुकनी लार्जर बेंच इस कार्रवाई में तकरीबन दलाइल मुकम्मल हुआ चाहते हैं और जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा जवाबुल जवाब के तौर पे दलाइल दे रहे हैं। लेकिन आज की समाअत दिलचस्प समाअत रही। जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उठाए गए 3 सवालात का ज़बरदस्त किस्म का जवाब दे दिया है। वो जवाब 10 सफ़ात पे मुश्तमिल है, सुप्रीम कोर्ट में जमा भी करवा दिया गया है और जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा ने उन जवाबात का उन सवालात का ज़बानी जवाब नहीं दिया, लेकिन उस जवाब जो रिटन में दिया गया है, तहरीरी तौर पर दिया गया है, उसमें उन सवालों के जवाब आते हैं। आज की जो वीडियो है उसमें आपको जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा के उन जवाबात से भी आगाह करेंगे कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को क्या कहा है। सुप्रीम कोर्ट के 3 सवाल थे, वो 3 सवाल क्या थे वो भी आपको बताएंगे। लेकिन ये भी बताएं कि जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा की जो नज़रसानी पटिशन है उसमें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और बाकी बार्स के तरफ से भी वकला पेश हुए हैं। जस्टिस हामिद अली ख़ान एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट हामिद ख़ान, वो पेश हुए हैं। उन्होंने उनकी एंट्री जो थी वो दबंग एंट्री थी और उनके जो दलाइल थे उन दलाइल पे आखिर में जो जज साहबान थे वो ये कहने पे मजबूर हुए कि आज काफ़ी दिनों के बाद कानूनी नुकात सुनकर, यानी कानूनी नुकात पे मबनी दलाइल सुनकर हमें बहुत खुशी हुई है। जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा की हिमायत में हामिद ख़ान ने क्या दलाइल दिए हैं वो भी हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे। लेकिन पहले जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा से जो अदालत ने 3 सवाल किए थे वो सवालात क्या हैं वो हम आपको बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट की जो गुज़श्ता हेयरिंग थी, समाअत थी, उसमें जस्टिस उमरता बंदयाल जो कि इस बेंच के सरबराह हैं, उन्होंने जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा से 3 अहम सवालात किए थे। वो सवालात बज़ाहिर ये लग रहा था कि वो सवालात कोई दूसरा रेफरेंस हैं जो जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा के गले में फ़िट किया जा रहा है और हमने कल भी उस पर प्रोग्राम किया था कि सुप्रीम कोर्ट ने एक और रेफरेंस जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा के गले में फ़िट कर दिया है, क्योंकि उनका जो कर्स था, जो उनकी सेंट्रल आइडिया थी वो सवालों की, वो सवाल ऐसे ही थे जैसे कि हुकूमत उन पर इल्ज़ाम लगा रही है, जैसे कि वो जो सदारती रेफरेंस था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दे दिया गया था, उसके आसपास वो सवाल घूमते रहे हैं। और जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा ने आज जो जवाब दिया है उसका, उन तीनों सवालों का इकट्ठा जवाब दिया है, वो भी ज़बरदस्त किस्म का है। उस जवाब में वो तमाम चीज़ें साबित हो जाती हैं कि वाकई ये जो 3 सवालात थे वो किसी नए रेफरेंस का पेशखीमा थे या पुराने रेफरेंस के जो इल्ज़ामात थे उन इल्ज़ामात को तोड़ मरोड़ कर एक सवालों की शक्ल दे दी गई थी, या FBI की जो रिपोर्ट थी उससे कोई उभरते हुए सवालात थे। तो वो सवाल ये थे कि क्या जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा उस रकम जो मतलब बाहर गई है, सरीना फ़ाइज़ ईसा ने बाहर रकम मुंतकिल की है, क्या जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा का उस रकम से कोई ताल्लुक़ नहीं? क्या जो लंदन में जायदाद ख़रीदी गई है उस जायदाद की ख़रीदारी के लिए जो अखराजात किए गए हैं, क्या उनसे कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं है जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा का? क्या जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा ने सरीना फ़ाइज़ ईसा को कोई जो रकम गिफ्ट की सूरत में दी या नहीं दी? ये वो सवालात थे जिनके आज जवाबात दे दिए गए हैं जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा की तरफ से। आज की समाअत के दौरान पहले तो जो जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा थे वो उठे, उसके बाद हामिद ख़ान थे जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पंजाब बार काउंसिल और बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार की तरफ से नज़रसानी पटिशन में वकील हैं, उन्होंने अपने दलाइल दिए। हामिद ख़ान एक सीनियर वकील हैं, कुछ दिनों के लिए वो तहरीक इंसाफ का हिस्सा भी रहे, लेकिन जब जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ सदारती रेफरेंस आया तो उन्होंने डट कर बाकी जो वकला रहनुमा हैं उनके साथ न फ़कत उसकी मुखालफत की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा की हिमायत में जो पटिशन्स आईं, उस रेफरेंस के ख़िलाफ़ जो पटिशन्स फ़ाइल हुई आर्टिकल 184(3) के तहत, उनमें भी वो दलाइल देते रहे, अदालत को कायल करते रहे कि ये रेफरेंस गैर आइनी और गैर कानूनी है और एक जज के ख़िलाफ़ यानी उसका तसब या बदनीयती के बुनियाद पर रेफरेंस फ़ाइल किया गया है ताकि उस जज को हटाया जा सके। हामिद अली ख़ान
का नाम वकला तहरीक से लेकर वकला जो बार एसोसिएशन या बार में या इवन सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जितनी भी अदालतें हैं उनके सामने उनका अच्छा मतलब एक बेहतरीन वकील के तौर पे लिया जाता है, इज़्ज़त के तो एहतराम के तौर पे उनका नाम लिया जाता है। तो आज जब सुप्रीम कोर्ट की 10 लार्जर बेंच के सामने वो पेश हुए तो उन्होंने एक एक नुक्ते पे कानूनी दलाइल दिए। एक तो हामिद खान ने क्लियर कट कहा कि जब सदारती रेफरेंस को ही सुप्रीम कोर्ट ने उड़ा दिया है, कलअदम करार दे दिया है, सुप्रीम कोर्ट के 10 रुकनी फुल कोर्ट ने जब सदारती रेफरेंस को कलअदम करार दे दिया तो उसके बाद जो एफबीआर को मामला भेजना वो बनता ही नहीं। और सुप्रीम कोर्ट ने उस हवाले से यानी जो 7 रुकनी बेंच ने जस्टिस कादी फायज़ ईसा के ख़ानदान के हवाले से जो मिल्कियतों जायदादों का मामला था वो एफबीआर को भेजा, तो हामिद अली खान का दलील ये था कि वो मामला नहीं भेज सकते क्योंकि रेफरेंस जो था वो कलअदम करार दिया जा चुका था। उसके बाद हामिद अली खान का ये भी दलील था कि जो सुप्रीम कोर्ट की 7 रुकनी बेंच 7 जजों ने जो एफबीआर को मामला भेजकर एफबीआर को डेडलाइन दी है, टाइम फ्रेम तय किया है कि इसमें रिपोर्ट दी जाए। एफबीआर का जो कानून है या इनकम टैक्स का जो कानून है उसमें जो टैक्स अथॉरिटीज़ हैं उनके लिए टाइम फ्रेम नहीं दिया जाता, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देते हुए इख्तियारात जो है उनको उनकी खिलाफ वर्जी की है, यानी अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया है। फिर जुडिशल काउंसिल के मामले पे हामिद खान का ये दलील था कि जुडिशल काउंसिल कोई मुस्तकिल इदारा नहीं होता, लेकिन जब रेफरेंस आता है तो वो इदारा फ़ाल हो जाता है। जब रेफरेंस कलअदम करार दे दिया गया तो इदारा गैर फ़ाल हो गया। अब सुप्रीम कोर्ट उस गैर फ़ाल इदारे को आर्डर नहीं दे सकती। हामिद खान की ये दलील थी कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल 2 सूरतों में मामला टेकअप कर सकती है, या तो जुडिशल काउंसिल किसी इंफॉर्मेशन के बुनियाद पे अज खुद नोटिस ले सकती है, या फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को सदारती रेफरेंस भेजा जा सकता है, उसके बुनियाद पे कार्रवाई कर सकती है। जबकि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को आर्डर दे रही है, हिदायत दे रही है, ये नहीं हो सकता। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को सुप्रीम कोर्ट किसी भी मामले में हिदायत नहीं दे सकती। एक बात उन्होंने ये कही। दूसरी बात जुडिशल काउंसिल के हवाले से उन्होंने कही कि जुडिशल काउंसिल एक ऐसा फोरम है जो किसी भी जज के कंडक्ट को देख सकता है, उसका एहतसाब कर सकता है। किसी भी जज के जो ख़ानदान है, उसके बच्चे हैं या उसकी बीवी है, उस हवाले से जुडिशल काउंसिल का इख्तियार नहीं कि उनके मामलात में दखल करे। यहाँ पे ये मामला जब जस्टिस कादी फायज़ ईसा के जो बच्चे और बीवी हैं वो उनके ज़ैर कफालत नहीं, तो ये जस्टिस कादी फायज़ ईसा के साथ आप इसको नथी नहीं कर सकते। अब मामला रहा बच्चों और उनकी जो बेगम साहिबा उनका, तो उनके मामले में जुडिशल काउंसिल का इख्तियार ही नहीं बनता। और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया वो फैसला बिल्कुल इस हवाले से दुरुस्त नहीं। ना जुडिशल काउंसिल को डायरेक्शन दी जा सकती है, ना जुडिशल काउंसिल किसी जज की बेगम अहलिया या उनके बच्चों के जो मिल्कियती मामलात हैं उनको देख सकती है। ये जब तमाम दलाइल हुए तो फिर जब जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस मंजूर मलिक, उन्होंने कहा कि हम कानूनी जो दलाइल आज हुए हैं तो सब ने देख लिया कि कानूनी दलाइल किस तरह दिए जा सकते हैं। काफ़ी दिनों के बाद कानूनी दलाइल सुनकर हम खुश हुए हैं। और अदालत ने यह भी कहा कि अगर जो सदारती रेफरेंस के हवाले से फ़ैसले में कोई गलती हो गई है तो उसकी हम इस्लाह करेंगे, यानी उस गलती को दूर करेंगे। अब कानूनी तौर पे हामिद खान ने जो दलाइल दिए और उनकी जो दबंग एंट्री थी, उसके बाद ये ख्याल किया जाता है कि हो सकता है कि अदालत को अपनी गलती का एहसास हो गया हो। ये बात यहाँ तक ख़त्म हो गई। उसके बाद हम आते हैं कि जस्टिस कादी फायज़ ईसा ने उन 3 सवालों के जवाब क्या दिए हैं जो 10 सफ़ात पे मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट में वो जमा कराए गए हैं जवाबात। तो वो एक लंबी चौड़ी कहानी है और ये बाकायदा पस मंज़र बयान किया है। पहला तो उसके जो जस्टिस कादी फायज़ ईसा ने उन सवालों का जवाब देते हुए जो तहरीर लिखी है, वो मतलब जवाब जो लिखे उनमें उन्होंने कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों ने 19 जून 2020 को जो टैक्स का मामला है वो एफबीआर को तहकीकात के लिए भेज दिया और फिर उसका 23 अक्टूबर 2020 को उसका तफसीली फ़ैसला आया।
FBR کی طرف سے نہ مجھے نوٹس جاری کیا گیا تھا، نہ جوڈیشل کونسل کی طرف سے میری اہلیہ یعنی سرینا فائز عیسیٰ کو نوٹس جاری کیا گیا تھا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے لکھا ہے کہ جب یہ سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تو اس وقت FBR کی جو چیئرپرسن تھی وہ نوشین جاوید تھی، لیکن فوری طور پہ ان کو ہٹا دیا گیا کیونکہ انہوں نے حکومت کی خواہش کے مطابق کام کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اور اس کے بعد جو ہے جاوید غنی کو اسپیشل ایڈیشنل چارج دے دی گئی۔ FBR کی جو سربراہ کی پوسٹ وہ بڑی پوسٹ ہوتی ہے، لیکن حکومت اپنے مفاد کے خاطر وہ اس ادارے کو تباہ کرنا چاہ رہی ہے۔ اور جو جاوید غنی کی جو کا تقرر تھا اس حوالے سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے جواب میں لکھا ہے کہ یہ سپریم کورٹ کا جو انیتا تراب کیس تھا اس کی خلاف ورزی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جب چیئرمین FBR نے اپنی رپورٹ تیار کی تو سرینا فائز عیسیٰ نے اس رپورٹ کی کاپی مانگی، لیکن وہ رپورٹ کی کاپی ہمیں نہیں دی گئی۔ آگے چل کے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کہتے ہیں کہ جو رپورٹ FBR کے چیئرمین نے پیش کی وہ میری غیر موجودگی میں وہ رپورٹ ہماری غیر موجودگی میں پیش کی گئی اور میں اس رپورٹ کا انتظار کرتا رہا، لیکن وہ ہمیں رپورٹ نہیں ملی۔ عدالت سے جب بات یہ کی گئی کہ FBR کی طرف سے ہمیں رپورٹ نہیں ملی گئی تو عدالت نے یہ کہا کہ ہم آپ کو رپورٹ دیتے ہیں، لیکن ابھی بھی ہم انتظار میں، وہ FBR کی جو رپورٹ ہے وہ ہمیں نہیں دی گئی۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے پھر جو ان کے کیس میں شہزاد اکبر، فواد چودھری، فردوس عاشق اعوان نے جس طرح اس کو پیش کیا میڈیا میں، یا پھر جو میڈیا مہم چلی ان کے خلاف، وہ بھی سارے اس رپورٹ میں حوالے دے دیے ہیں۔ اور جوڈیشل کونسل کے کردار اس پہ بھی انہوں نے تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ انور منصور سے جواب مانگا گیا لیکن مجھ سے جواب نہیں مانگا گیا۔ انور منصور جب اٹارنی جنرل تھے تو جوڈیشل کونسل نے 2 مرتبہ انہوں نے جواب مانگا گیا، مجھے ریفرنس کی جو کاپی تھی وہ بھی نہیں دی گئی۔ آگے چل کے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ان 3 سوالوں پہ آتے ہیں۔ ان سوالوں میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو سوالات اٹھائے گئے ہیں سپریم کورٹ کی طرف سے، ان سوالات سے مجھے حیرانگی ہوئی کہ جسٹس امرتا بندیال جو کہ اس کے سربراہ ہیں وہ کون سے سوالات اٹھا رہے ہیں، کیونکہ یہ ریفرنس کا بھی حصہ نہیں تھے۔ اگر ہم ان سوالات کے جو کہ سرینا فائز عیسیٰ کی رقم منتقلی یا جائیداد کے حوالے سے اگر میں ان کا جواب دے دوں تو پھر یہ سمجھا جائے گا کہ میں نے وہ رپورٹ تسلیم کر لی ہے، یعنی جو FBR نے جو رپورٹ دی ہے وہ میں نے تسلیم کر لی ہے۔ تو میں نے وہ رپورٹ میں اس رپورٹ کو نہیں مانتا، صدارتی ریفرنس کو میں نہیں مانتا، اس ریفرنس میں بھی یہ سوال نہیں تھے۔ اور اب لگتا ہے کہ یہ FBR کی جو رپورٹ ہے اس سے جو سوال اٹھائے گئے ہیں، لیکن ہم نے اس رپورٹ کو تسلیم ہی نہیں کیا۔ وہ رپورٹ یا وہ جو ساری کارروائی تھی وہ غیر قانونی اور غیر آئینی تھی، اور سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کو ہم نے چیلنج کیا ہوا ہے۔ تو جو رپورٹ ہے اس کو رپورٹ کو ہم تسلیم نہیں کرتے، اس لیے ان سوالوں کا جواب نہیں دے سکتے۔ تو ان سوالوں کے جواب نہیں دیے، اس 10 صفحات کا جواب ہے اس میں، اور یہ کہا گیا اس رپورٹ کو ہم تسلیم نہیں کرتے۔ یہ آج کی ساری کارروائی تھی، اور کل امکانات ہے کہ نظر ثانی پٹیشن آر یا پار اس پہ فیصلہ ہو جائے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔